वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ जीपीसीआर सिग्नलिंग। लास्ट यूनिट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीपीसीआर। तो आज हम देखेंगे जीपीआर सिग्नलिंग किस तरीके से वो डिफरेंट जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे को प्रोसीड करते हैं। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो जो ये जी प्रोटीन मीडिएटेड पाथवे है वो दो सेकेंडरी मैसेंजर्स इन्वॉल्व करते हैं। एक है एडिनाइलेट साइक्लेज और दूसरा है फॉस्फोलिपिड मीडिएटेड पाथवे। एडिनाइलेट साइक्लेज और दूसरा है फॉस्फोलिपेज मीडिएटेड पाथवे। इन दो पाथवे के थ्रू जो जीपीसीआर है वो सिग्नलिंग शो करता है। सो हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरीके से जो जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है और किस टाइप के जीपीसीआर प्रेजेंट है और कौन से जी प्रोटीन्स प्रेजेंट है और वो जी प्रोटीन्स किस तरीके से फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज़ द एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे या जिसको क्या बोलते हैं सीएमपी डिपेंडेंट पाथवे भी इसको कहा जाता है। एडिनाइलेट साइक्लेज सीएमपी मीडिएटेड पाथवे। ओके। सो जो सीएमपी मीडिएटेड पाथवे है उसको एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे भी कहा जाता है, in which the G protein coupled receptor triggered signaling cascade used in cell communication। तो इस एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे में वो कैम्प का यूज़ करता है या एडिनाइलेट साइक्लेज का यूज़ करता है ताकि जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड हो सके। जब भी कोई जीपीसीआर एक्टिवेट होगा व्हेन इट बाइंड्स विद एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड तो उस जीपीसीआर में एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा। ठीक है, जो उस रिसेप्टर को क्या करता है, जो कन्फर्मेशनल जैसे जो जीपीसीआर में कोई कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो वो जो सिग्नल है लिगेंड से फिर जो इंट्रासेलुलर हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है वहाँ तक पहुँचता है। लाइकवाइज ये हमारा जीपीसीआर है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोटीन बाइंड होगा। ओके, जैसे प्रोटीन बाइंड हुआ then this protein binding causes a conformational change in the particular receptor. This conformational change in the receptor causes the activation of the G protein। जो G protein इसके साथ एसोसिएट है उसका एक्टिवेशन करता है एंड वो G protein क्या करता है उस सिग्नल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो पहले हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि बहुत सारे जी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो जो पहला जी प्रोटीन हम डिस्कस करने जाएंगे दैट इज़ द जीएस अल्फा। जो एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। तो जीएस अल्फा के केस में आपको पता है दिस इज आवर रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ जी प्रोटीन। ओके, तो जब पहले जी प्रोटीन जेडीपी फॉर्म में होता है इनएक्टिवेट फॉर्म में और अल्फा और बीटा गामा सब यूनिट इसका पार्ट रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा तो क्या होगा, लिगेंड बाइंड होते ही ये जो जी प्रोटीन है इट गेट्स एक्टिवेटेड। कैसे एक्टिवेट होता है, ये जीटीपी यहाँ से निकल जाएगा और वहाँ पे जीटीपी आके बाइंड हो जाएगा एंड अल्फा बीटा गामा ये एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे जीटीपी बाइंड होगा अल्फा सब यूनिट के साथ तो
अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है, ठीक है, अल्फा विथ इट्स GTP. Then this alpha will bind to the adenylate cyclase, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अल्फा सब यूनिट वो बाइंड हो जाएगा along with the GTP. So this alpha subunit causes the activation of this adenylate cyclase. तो adenylate cyclase क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही adenylate cyclase एक्टिवेट होगा, ये adenylate cyclase ATP का कन्वर्शन किस में करता है, दैट इज साइक्लिक AMP, विच इज ए सेकेंडरी मैसेंजर। तो इस तरीके से जो अल्फा सब यूनिट है GS अल्फा, वो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। सो इन केम डिपेंडेंट पाथवे द एक्टिवेटेड GS अल्फा सब यूनिट बाइंड्स टू and activates the enzyme that is the adenylate cyclase, which in turns catalyzes the conversion of ATP into cyclic AMP. Okay, so जैसे जैसे कैम का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इट मे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड प्रोटीन काइनेज ए। तो जो ये कैम का जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन काइनेज ए, उसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। दिस इज द प्रोटीन काइनेज ए। तो प्रोटीन काइनेज ए में दो पार्ट रहते हैं, एक कैटालिटिक पार्ट रहता है और एक रेगुलेटरी पार्ट रहता है। तो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो कैम्प जो है जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये कैंप आके मेनली कहाँ बाइंड होता है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट है वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कैंप इस तरह दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस कैंप विल बाइंड ऑन द रेगुलेटरी साइट। तो इस रेगुलेटरी साइट पे 4 कैंप बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, दो दो ईच, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंप बाइंड होगा, यहाँ पे कैंप बाइंड होगा, वैसे ही इस रेगुलेटरी साइट पे कैंप बाइंड होगा और एक रेगुलेटरी साइट पे यहाँ पे कैंप बाइंड होगा। So this camp will bind to the regulatory site of protein kinase A. प्रोटीन काइनेस ए के रेगुलेटरी साइट पे बाइंड होगा। सो द पीके जो ये पीके है दैट इज द प्रोटीन काइनेस ए इज आल्सो नोन एज केम डिपेंडेंट एंजाइम्स। इसको केम डिपेंडेंट एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि केम जब इसके साथ बाइंड होगा तभी ये एक्टिवेट होता है। So many different cell response are mediated by chem. This includes increase in heart rate, cortisol reaction and breakdown of glycogen and fat. तो बहुत सारी रिएक्शन ये जो केम डिपेंडेंट एंजाइम है वो कराता है या केम कराता है। तो अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो जब जैसे ही यहाँ पे केम बाइंड होगा, जो कैटालिटिक पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो रेगुलेटरी पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो जो कैटालिटिक पार्ट है, it's a free active catalytic subunit. It will enters into the nucleus. फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है या एक प्रोटीन को ये एक्टिवेट करता है, दैट इज द क्रेप, CREB, crep, that is the chem dependent response element। ओके, कैम रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो क्रेप इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब न्यूक्लियस में होता है। तो जैसे ही ये कैटालिटिक पार्ट वहाँ पे जाएगा तो इट फॉस्फोराइलेट द क्रैप, क्रैप को फॉस्फोराइलेट करता है। सो दिस क्रैप विल बाइंड टू दिस इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये डीएनए पे जाके बाइंड हो जाता है। डीएनए में एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्री, दैट इज द कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट।
कैम रिस्पॉन्ड एलिमेंट यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है बाइंड होने के बाद फिर वहाँ पे क्या करता है, इस पर्टिकुलर रीजन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। सो यह हम ऐसा बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैम रिस्पॉन्सिव जीन्स। तो यहाँ पे डी आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, देन दिस कैम रिस्पॉन्सिव जीन्स will causes the proliferation, survival and differentiation of the particular cell. Proliferation, survival and differentiation of the cell. तो इस तरीके से ये जो सेल है वो क्या करता है, जो कैम्प है वो कैम्प डिपेंडेंट जो प्रोटीन्स है उनको एक्टिवेट करता है by binding with the regulatory subunit of the protein kinase A. ओके तो ये हुआ उसका कैटालिटिक जो पार्ट है उसका प्रोसेस। अगर हम रेगुलेटरी पार्ट की बात करेंगे तो ये रेगुलेटरी पार्ट भी क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। अगर हम प्रोटीन काइनेस ए का एग्जांपल लेंगे किसमें, दैट इज मेनली जीएस अल्फा अल्फा के केस में, तो जो जीएस अल्फा है वो बाइंड होता है इपिनेफ्रिन के साथ। अगर इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग की बात करेंगे तो ये जो पी के है वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेस ए, इट फॉस्फाइलेट ग्लाइकोजन सिंथेटेस। ठीक है, अगर हम देखेंगे दैट इज अ प्रोटीन काइनेस ए कहा गया, तो दिस इज अ प्रोटीन काइनेस ए। अगर हम इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग की बात करेंगे तो ये जो प्रोटीन काइनेस ए है वो बाइंड होता है किसके साथ, दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेस, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करता है। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस को फोस्फाइलेट कर देता है, क्या कर देता है, फोस्फोराइलेट ग्लाइकोजन सिंथेस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। तो जब फॉस्फेट ग्रुप इस पे ऐड होगा तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लाइकोजन फॉर्म नहीं कर सकता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन स्टॉप्स। ओके, क्योंकि इपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस रुकना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो काम है इस प्रोटीन काइनेस ए का इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग में, तो ये ग्लाइकोजन सिंथेस को फॉस्फाइलेट करेगा जिससे ग्लाइकोजन फॉर्मेशन रुक जाएगा। साथ में ये जो प्रोटीन काइनेस ए क्या करता है, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स प्रोटीन प्रोटीन काइनेस बी। ठीक है, प्रोटीन काइनेस बी को फॉस्फाइलेट करता है। जब प्रोटीन काइनेस बी फॉस्फाइलेट होगा तो जो ये प्रोटीन काइनेस बी एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब प्रोटीन काइनेस बी और एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज द ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ओके, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज वो एंजाइम है जो ग्लाइकोजन प्रोडक्शन करता है या ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करता है। जब ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज का फॉस्फोराइलेशन करता है कौन, ये प्रोटीन काइनेस बी, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ओके, तो हमेशा याद रखना ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है किसमें, ग्लूकोज में। तो इपिनेफ्रिन है एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब आप स्ट्रेस लेते हो तभी इपिनेफ्रिन रिलीज होता है। तो आपके बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, तो जो हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जो ग्लूकोज स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इपिनेफ्रिन पे बाइंड होगा तो प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होगा कैम्प जो सिग्नलिंग है या सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू। जैसे ही कैम्प एक्टिवेट होगा तो कैम्प क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट हुआ तो वो प्रोटीन काइनेस ए पहले ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनएक्टिवेट कर देगा बाय फॉस्फोराइलेटिंग इट, और दूसरा जो टारगेट है इस प्रोटीन काइनेस ए का वो है प्रोटीन काइनेस बी। तो प्रोटीन काइनेस बी नॉर्मली
इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है बिकॉज उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो जैसे ही उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है बाय दिस प्रोटीन काइनेज ए, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोटीन काइनेज बी जब एक्टिवेट हुआ तो ये और एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब प्रोटीन काइनेज भी इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है या उसको फॉस्फोराइलेट करता है, तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, देन ग्लूकोज विल एंटर इन आवर ब्लड एंड जो भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस है, जो भी हमारे जहाँ पे मसल्स को चाहिए एनर्जी, तो वहाँ पे वो एनर्जी पहुँच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये जीएस अल्फा है वो सिग्नलिंग पाथवे शो करता है या सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन है वो कराता है। अब जो दूसरा है वो भी एडिनोलेट साइक्लेज के थ्रू ही होता है। ठीक है, बट उसका काम क्या रहता है, एडिनोलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करना। तो हम आपको समझ में आ ही गया होगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द जी आई अल्फ़ा। तो ये जो जी आई अल्फ़ा है मेनली क्या करता है, इनहिबिट करता है कैम डिपेंडेंट पाथवे को बाय इनहिबिटिंग एंड एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिविटी, decreasing the production of CAMP from ATP, which in turn result in decreased activity of CAMP dependent protein kinase A. Therefore, the ultimate effect of GI is the opposite of CAMP dependent protein kinase A. So this is our G protein. तो यहाँ पे सिग्नल बाइंड होता है और आपको पता है जी आई अल्फा को कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि मस्करनिटिक एसिटाइल कोलिन है, मस्करनिटिक एसिटाइल कोलिन जो मसल्स में पाया जाता है, एसिटाइल कोलिन विच इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो जैसे ही ये जो मस्करनिटिक एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड होगा तो आपको पता है कन्फर्मेशनल चेंज होगा, देन अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे जीडीपी का एक्सचेंज होगा और जीडीपी ऐड हो जाता है एंड दिस अल्फा विल गेट्स एक्टिवेटेड एंड अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है एंड दिस अल्फा विल बाइंड्स टू द एडिनाइलेट साइक्लेज। तो एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ जो ये अल्फा बाइंड होगा दैट इज द जीएस अल्फा अलॉन्ग विद द जीटीपी, तो ये इसको इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट से क्या होगा, एटीपी का कन्वर्शन अब साइक्लिक एएमपी में नहीं होगा। ठीक है, तो एडिनिलेट साइक्लेज एक जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो एटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक एएमपी में नहीं होगा। तो ये अपोजिट फंक्शन करता है किसके, जो जी एस अल्फा है जो स्टिमुलेट करता है एडिनिलेट साइक्लेज को, उसके अपोजिट ये काम करता है। मेनली ये हार्ट मसल्स में पाया जाता है इस टाइप के रिसेप्टर्स। तो जब हार्ट बहुत ही ज़्यादा बीट कर रहा होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे जब एपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, ब्लड पंप ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम रेस्ट पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है, तो वापस से हार्ट बीट को नॉर्मल पे लाना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उस टाइम पे जो ये साइक्लिक एएमपी है उसका लेवल कम होना इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे ब्रेन से ये मस्करनिटिक एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है न्यूरॉन से, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। तो वो क्या करता है, जो कैम का लेवल बढ़ा था उस कैम के लेवल को आप धीरे धीरे कम कर देता है। जब कैम का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी इसने चेंजेस लाए थे, जैसे कि ग्लूकोज प्रोडक्शन करना या इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हैं, जैसे कि ज़्यादा हार्ट बीट होना, क्योंकि हार्ट पंप के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो वो सब प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाता है और जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे फिर से स्लो हो जाता है। तो इसमें अल्फा भी काम करता है, इसके साथ साथ जो बीटा गामा सब यूनिट है वो भी काम करता है। ये जो बीटा सब यूनिट है वो क्या करता है, जो सोडियम चैनल से उनको ओपन करता है, सॉरी पोटेशियम चैनल से उनको ओपन करता है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, जो मसल्स में पोटेशियम चैनल से उसको ओपन करता है, जिससे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है क्योंकि जो कार्डियक इनपुट है या कार्डियक इम्पल्सिस है या कार्डियक जो भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसके लिए एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये जो
सोडियम चैनल्स सॉरी पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आएगा, और जो हार्ट हार्ट में जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है बहुत फास्ट, वो धीरे धीरे फिर से स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से जी आई अल्फ़ा क्या करता है, सिग्नलिंग आगे फॉरवर्ड करता है। सो जो मेन इफेक्ट है इस जी आई अल्फ़ा का, कि साइक्लिक एएमपी फॉर्म नहीं होगा। जब साइक्लिक एएमपी फॉर्म नहीं होगा तो जो प्रोटीन काइनेज ए है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा फाइनली। ओके। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज़ द जी क्यू अल्फ़ा की। जो तीसरा जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन्स में जी पी सी आर में, दैट इज़ द जी क्यू प्रोटीन। सो जी क्यू प्रोटीन में क्या है कि टीरोट्राइमिक प्रोटीन है विच एक्टिवेट्स द फॉस्फोलिपेज सी। अब यहाँ पे दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये फॉस्फोलाइपेज सी उसको एक्टिवेट करता है, उसके मीडिएटेड पाथवे ये। तो ये जो जी क्यू अल्फा है वो फॉस्फोलिपिड सी को वो एक्टिवेट करता है। जब फॉस्फोलिपिड सी एक्टिवेट होगा तो ये जो भी फॉस्फोलिपिड है दैट इज़ द फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टोल 4,5 बिस फॉस्फेट PIP2 जिसको कहा जाता है, उसको क्लीव करता है किसमें, दैट इज IP3 आइनोस्टोल 3 फॉस्फेट और DAG डायसाइल ग्लाइसरोल में। ओके। सो जो डायसाइल ग्लाइसरोल है और जो IP3 है दोनों सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और जो ये DIG है वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, और IP3 मेनली जो कैल्शियम चैनल्स है उन पे जाके बाइंड हो जाते हैं और कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ा देता है सेल के अंदर या साइटोसोल में। ये प्रोटीन काइनेज सी फर्दर जाके जो भी टारगेट प्रोटीन्स है उनको फोस्फोराइलेट कर देता है। ओके। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो इस तरीके से है। दिस इज आवर जी प्रोटीन। तो जैसे यहाँ पे कोई रिसेप्टर या कोई भी लिगेंड बाइंड होगा, अगर हम जी क्यू की बात करेंगे तो वेसोप्रेसिन है, इपिनेफ्रिन है, ये भी बाइंड होता है। तो जो जी प्रोटीन है दैट इज द अल्फा 7/8 बीटा गामा, ये एक्टिवेट हो जाता है बाय एक्सचेंजिंग द जी डी पी इंटू जी टी पी। ओके। तो जी टी पी का कन्वर्जन किस में होता है, जी टी पी और जी टी पी में, ठीक है, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है जी टी पी का। देन दिस अल्फा विल गेट्स एक्टिवेटेड और वो बीटा गामा सबयूनिट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एंड दिस विल गो टू द एंजाइम दैट इज द फॉस्फोलिपेज सी बीटा, फॉस्फोलिपेज सी बीटा which is found in the inner leaflet एंजाइम। तो यहाँ पाया जाता है। तो ये इसके साथ बाइंड होके इसको एक्टिवेट करता है। ओके। जैसे ये एक्टिवेट हुआ तो ये फॉस्फोलिपेज सी क्या करता है, phospholipase is an enzyme which converts the PIP2 PIP2 that is the phosphoinositol triphosphate। ओके। तो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, एक तो DAG में डायएसाइल ग्लाइसरोल में, और दूसरा IP3 में आइनोस्टोल 3 फॉस्फेट। ओके। इसमें ये इसको कन्वर्ट करता है IP3 में।
देन ये IP3 और DAG क्या है, दीज आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो IP3 जाके बाइंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ पे, आयनोफोर्स पे, दैट इज द कैल्शियम चैनल्स पे। अगर IP3 है, सो दिस IP3 विल बाइंड्स टू द कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम चैनल्स पे जैसे ही बाइंड होंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होंगे, तो वो इस चैनल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और जो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो जैसे ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, देन दिस कैल्शियम विल बाइंड्स टू कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स। कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जैसे कि कालमुडुलिन है, कालमुडुलिन, कालमुडुलिन के साथ बाइंड होगा, एंड इट एक्टिवेट्स मेनी प्रोटीन्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। कालमुडुलिन के साथ भी बाइंड होता है, तो ये बहुत सारे फंक्शन करता है। तो जैसे कि इट एक्टिवेट्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो फर्दर एक एंजाइम है। देन दूसरा है केम काइनेज, केम काइनेज फैमिली। ओके, देन जो ये केम काइनेज फैमिली है, इट फॉस्फोराइलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जो ये केम काइनेज फैमिली क्या करता है, फॉस्फोराइलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उनको ये फॉस्फोराइलेट करता है। और इसके साथ साथ जो अगर हम कालमुडुलिन प्रोटीन की बात करेंगे, तो ये एक्सोसाइटोसिस भी करता है, तो एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन भी कराता है, या एक्टिवेशन ऑफ केम फॉस्फोडाइस्ट्रेज भी करता है, और आइनोस पाथवे भी ये एक्टिवेट करता है। एक्सोसाइटोसिस भी कराता है, जैसे कि न्यूरॉन्स में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो जो न्यूरॉन टर्मिनल्स हैं, वहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल्स का एंडोसाइटोसिस करा सकता है, एक्सोसाइटोसिस, जिससे जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ओके, सो ये भी करता है कौन, दैट इज द कालमुडुलिन इंडिपेंडेंट काइनेज। देन आइनोस पाथवे भी एक्टिवेट करता है। आइनोस पाथवे एक पाथवे है जो एक्टिवेट होता है इस कैल्शियम की वजह से। और एक कैम्प फॉस्फोडाइस्टरेज, ये भी एक्टिवेट होता है इस कालमुडुलिन प्रोटीन से। ओके, तो ये हो गया जी टी अल्फ़ा, जी क्यू अल्फ़ा है, उसका जो अल्फ़ा 7 है वो फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करेगा। PIP2 एक क्लीव होगा DAG और IP3 में। IP3 कैल्शियम रिलीज करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस कैल्शियम विल बाइंड टू द कालमुडुलिन, दैट इज द कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन। और एक कालमुडुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये सारे फंक्शंस कराता है। ओके, देन जो दूसरा है दैट इज द DAG। अगर हम DAG की बात करेंगे, तो DAG क्या करता है, DAG और एक प्रोटीन है दैट इज द प्रोटीन काइनेस सी, इसको एक्टिवेट करता है। इसको प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है अलोंग विद द कैल्शियम। ठीक है, तो इस प्रोटीन काइनेस सी के एक्टिवेशन के लिए DAG भी चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए। जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ये प्रोटीन काइनेस सी है वो एक्टिवेट होता है। सो ये जब ये एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन काइनेस सी, देन इट विल फॉस्फोराइलेट द टारगेट प्रोटीन्स। मेनली ये PKC क्या करता है, इट फॉस्फोराइलेट द टारगेट प्रोटीन्स। तो मेनली ये सीरीन, थ्रियोनिन,
फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, जिससे क्या होता है जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे या कुछ प्रोटीन्स हैं वो क्या होंगे, इनएक्टिवेट होंगे। और ये जो प्रोटीन काइनेज सी है, तो मैंने आपको बताया जो एनएफ कापा बी पाथवे है वो भी एक्टिवेट करता है। तो और एक प्रोटीन है जिसको हम ओबीस रिलेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी इस PIP2 से एक्टिवेट होता है। तो जब PIP2 नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो इस PIP2 के साथ और एक प्रोटीन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, PIP2 और एक प्रोटीन इसके साथ बाइंड होता है, दैट इज द टबी प्रोटीन, टबी प्रोटीन। ओके, तो जैसे ही इस PIP2 का क्लीवेज होगा किसमें, DAG और PKC में, ये जो टबी प्रोटीन है वो रिलीज हो जाता है, DAG और IP3 में। तो ये जो टबी प्रोटीन है वो रिलीज हो जाता है, और ये जो टबी प्रोटीन जाता है कहाँ पे, ये टबी प्रोटीन जाता है न्यूक्लियस में, और DNA पे जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और जो ओबिसिटी से रिलेटेड जीन्स है, ओबीस रिलेटेड जीन्स है, उनका एक्सप्रेशन करता है। तो इस तरीके से भी ये जो प्रोटीन का है जो PIP2 है वो फंक्शन करता है। तो अगर हम GQ के लिए रिसेप्टर्स की बात करेंगे या लिगेंड की रिसेप्टर्स की बात करेंगे, तो इसमें 5 हिस्टामिन सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर्स आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स आते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स आते हैं, मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स आते हैं, मस्कर्निटिक रिसेप्टर्स M1 M3 एंड M5 इस जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। देन जो नेक्स्ट जी प्रोटीन है दैट इज द GT प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये जी प्रोटीन दैट इज GQ प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, और IP3 जो कार्बोनिल रिलेटेड प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करता है। जो सेकेंडरी मैसेंजर इसमें DAG और IP3 है। तो जो GO अल्फा है जो इंडोथीलियल सेल्स में पाए जाते हैं, वो भी इस फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है, बट उसका जो बीटा गामा सब यूनिट है वो पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं, और जो कैल्शियम चैनल्स है उसको क्लोज करते हैं, जिससे क्या होता है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज GT अल्फा, जो मेनली आपके विजन में पार्टिसिपेट करता है, जिसको T इज ट्रांसड्यूसिंग। तो GT प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर्स हैं, so these are found in photoreceptor cells of eye mainly, rod cells and cone cells. These are the photo रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, तो इसमें ये पाए जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स में। सो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है दे आर वेरी लाइट सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फोटो ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जो ये सेल्स है रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, ये बहुत ही लाइट सेंसिटिव है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फोटो ट्रांसलेशन प्रोसेस। जो आप देखते हो वो आपके दिमाग तक वो सिग्नल पहुंचाता है। कौन, ये रॉड सेल एंड कॉन सेल। जो रॉड सेल मेनली ज़्यादा एक्टिव रहता है नाइट के टाइम पे, और कॉन सेल ज़्यादा एक्टिव है दिन के टाइम पे। जो रॉड सेल्स है वो बहुत लाइट सेंसिटिव है, और जो कॉन सेल है वो लाइट सेंसिटिव नहीं है बट बहुत फास्ट है। बट रॉड सेल्स लाइट सेंसिटिव है बट बहुत स्लो है। तो इसी वजह से जब आप अंधेरे में चलते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है रास्ता देखने में, बट आपको थोड़ा सा ग्रे ग्रे कलर में कुछ दिखता है। इतना अंधेरा होने के बाद भी आपको थोड़ी सी परछाइयाँ दिखती है। सो बहुत लाइट सेंसिटिव है, बट दिन में आपको बहुत अच्छा दिखता है, बट जब तक लाइट प्रॉपरली नहीं होगा तो तब तक आपको दिखेगा
नहीं, ओके, तो दिन दिन के टाइम में जो कॉर्न सेल्स है वो एक्टिवेट रहते हैं, और रात के टाइम में जो रॉड सेल्स है वो एक्टिवेट रहते हैं। तो रात के टाइम पे आपको क्लियर दिखेगा नहीं, बट आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है? तो बहुत ही लाइट सेंसिटिव है। बट दिन के टाइम में ऐसा नहीं है, जब दिन में एक्सेस लाइट प्रेज़ेंट है, तो जो कॉर्न सेल्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं, और आपको प्रॉपर्ली जो प्रॉपर इमेज है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कौन करता है? इसको जो लाइट है वो एक केमिकल की तरह केमिकल या लिगेंड की तरह ये काम करते हैं, और इस जीटी जो रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करेंगे, तो मेनली जो रॉड सेल्स है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट इज द रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ क्रोमोफोर, और ऑप्सिन। तो ये दो यूनिट से बना है, ऑप्सिन एंड क्रोमोफोर से। तो ऑप्सिन इज ए प्रोटीन, एंड जो क्रोमोफोर है इज द सब यूनिट विच एब्जॉर्ब लाइट। तो हम क्रोमोफोर की बात करेंगे, तो क्रोमोफोर में ही क्या रहता है, जो ट्रांसड्यूसिन है वो प्रेजेंट रहता है। सो ट्रांसड्यूसिन इज द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जब लाइट पड़ता है इस क्रोमोफोर पे, तो क्रोमोफोर फॉर्म किस फॉर्म में होता है, दैट इज 11 सिस रेटिनल फॉर्म में। तो जैसे इस पे लाइट फॉल करता है, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में, ठीक है? तो ये ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो ऑल रेटिनल जो ट्रांस रेटिनल फॉर्म है वो जाके बाइंड होता है किसके साथ, ट्रांसड्यूसिन के साथ। किसके साथ? ट्रांसड्यूसिन के साथ, विच इज योर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सो दिस ट्रांसड्यूसिन इज द जीपीसीआर। तो 11 जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो जीपीसीआर के साथ बाइंड होता है। जब जीपीसीआर के साथ बाइंड होता है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे। सो दिस इज योर ट्रांसड्यूसिन। तो जब लाइट फॉल होता है इस पे 11 से रेटिनल में, वो 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, एंड दिस 11 ट्रांस रेटिनल एक्ट एज a ligand, and it binds with the GPCR, that is a transducin। तो ट्रांसड्यूसिन के साथ बाइंड होने के बाद जो जी प्रोटीन है उसको वो एक्टिवेट करता है, मेनली जो अल्फा सब यूनिट है उसको एक्टिवेट करता है। साथ साथ में इस जीटी का अल्फा सब यूनिट जब एक्टिवेट हुआ आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट, इट एक्टिवेट्स द साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेज इन वर्टिब्रेट्स रॉड सेल्स। जो ये अल्फा है, बीटा गामा अलग हो गए, ओके। तो जो अल्फा है वो जाके बाइंड होगा किसके साथ, दैट इज द CAMP phosphodiesterase, cyclic GMP phosphodiesterase, cyclic GMP phosphodiesterase जो एंजाइम है उसके साथ ये बाइंड हो जाता है, एंड कॉजेज इट्स एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टरेज, तो साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टरेज मेनली जो साइक्लिक जीएमपी है उसको डिग्रेड करता है किसमें, 5 प्राइम जीएमपी में, ओके। तो ये यहाँ पे एक्ट करता है, और जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल क्या हो जाता है, इट डिक्रीजेस, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट होता है किसमें, 5 जीएमपी में। तो जैसे ही साइक्लिक जीएमपी का कन्वर्शन या लेवल कम हो जाएगा, तो इट कॉजेज द हाइपर पोलराइजेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, जो या मेम्ब्रेन का जो क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो मेनली हाइपर पोलराइजेशन कैसे होता है, बिकॉज डिक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक जीएमपी कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स
विच विल लीड टू मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि जो साइक्लिक जीएमपी आयंस डिपेंडेंट आयन चैनल्स होंगे वो अब क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पे साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट नहीं है। तो जो वो आयन चैनल जब बाइंड होंगे तो आयंस पास ऑन नहीं होंगे, तो जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर जो भी सेल है उसका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे एक्सेस जो आयंस है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट है, पोटेशियम लीकी चैनल से पोटेशियम तो बाहर रिलीज हो रहा है बट सोडियम अंदर अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो और नेगेटिव में चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो जीटी है वो क्या करता है, सिग्नलिंग पाथवे है वो पहुँचाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लाइट है वो एक्ट करता है रोडोप्सिन पे। तो रोडोप्सिन मेनली क्रोमोफोर और ऑप्सिन से बना होता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। एंड द क्रोमोफोर विच एब्जॉर्ब लाइट इज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द 11th रेटिनल फॉर्म। तो ये 11th रेटिनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में। तो जो ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में ये बाइंड होता है अपने जीपीसीआर के साथ, जो क्या है यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन। तो ट्रांसड्यूसिन इज ए जीपीसीआर। सो जिससे ये जो जीपीसीआर है वो एक्टिवेट होता है, और जो अल्फा सब यूनिट होगा जीटी अल्फा वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो जाके बाइंड हो जाता है किसके साथ, जो साइक्लिक जीएमपी है, और साइक्लिक जीएमपी को साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस है उसको एक्टिवेट कर देता है। जब साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करता है, जो साइक्लिक जीएमपी है उसका डिग्रेडेशन करता है किसमें, 5 प्राइम साइक्लिक जीएमपी में, जिससे क्या होता है जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल कम हो जाता है। जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी एसोसिएटेड या साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल से वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब वो क्लोज हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये मैं दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिन में क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तो जो रॉड सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। तो अगर हम रात की बात करेंगे, ठीक है, तो रात के टाइम पे क्या हो जाता है, जब लाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो यहाँ पे जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल बढ़ जाता है। जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो जाके जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स हैं, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयंस चैनल्स हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो वहाँ पे बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। जब ओपन होगा तो वहाँ पे जो भी आयंस है वो पास हो जाएंगे, और फिर से वहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा, और रात के टाइम पे वो क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है जीटी जो जीपीसीआर है उसकी बात। देन जो लास्ट है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द स्मेल, जो स्मेल में पार्टिसिपेट करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडोर जीपीसीआर। ठीक है, या जीओएलएफ अल्फा, जीओएलएफ अल्फा। तो ये क्या करता है, जो ये एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जब एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो जो कंसंट्रेशन है एएमपी का वो इंक्रीज हो जाता है। जब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा तो इट डायरेक्टली ओपन द सोडियम चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लीडिंग टू मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द न्यूरॉन्स। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट। So this is our GOL GPCR। ओके, तो इसका जो लिगेंड है दैट इज द ऑडोरेंट मॉलिक्यूल, कोई भी स्मेल। तो ये ऑडोरेंट मॉलिक्यूल जीपीसीआर के साथ बाइंड होगा, और जो गोल्फ जीटीपी है, गोल्फ जी प्रोटीन है, वो जीटीपी के साथ बाइंड हो जाता है और इट गेट्स एक्टिवेटेड। देन ये जाके क्या करता है,
जो अल्फा सब यूनिट है इसका जीटीपी, ये एक्टिवेट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। ठीक है, तो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट होगा तो एटीपी का कन्वर्शन किस में होगा, दैट इज द साइक्लिक एएमपी में। तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी जो साइक्लिक एएमपी गेट आयन चैनल से उनको ओपन करता है। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लिक एएमपी गेटेड आयन चैनल CGIC। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कैल्शियम जो है उसका इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर, और जो सेल का जो कैल्शियम लेवल वो इंक्रीज हो जाता है। जब कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो जो क्लोराइड गेटेड आयन चैनल से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और क्लोराइड आयंस वो बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल या एक नर्व इम्पल्स वहाँ पे जनरेट होगा, जो न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा। तो इस तरीके से जो ओडोरेंट मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक जीएमपी के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। तो जैसे ही ओडोरेंट मॉलिक्यूल बाइंड होगा जीपीसीआर के साथ, तो जो जी प्रोटीन है दैट इज अ गोल्फ, वो एक्टिवेट होगा बाय चेंजिंग द जीडीपी इनटू जीटीपी। देन उसका जो अल्फा सब यूनिट है वो जाके बाइंड होता है किस पे, एडिनाइलेट साइक्लेज पे। तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो एटीपी का कन्वर्शन कैम में होगा। जब कैम का एक कैम फॉर्म हुआ तो कैम जाके जो कैम डिपेंडेंट कैम गेटेड आयन चैनल से वहाँ पे जाके बाइंड होगा, और जो कैल्शियम चैनल से उनको ओपन करेगा। तो कैल्शियम बाहर से अंदर सेल के अंदर की तरफ आएगा, और कैल्शियम का लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो जो वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल से वो ओपन हो जाएंगे, और क्लोराइड बाहर सेल से बाहर चले जाएंगे किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और जो मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज रहेगा। अब वहाँ पे डीपोलराइजेशन हमको देखने को मिलेगा, और जिस डीपोलराइजेशन से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जो मैसेज है या जो सिग्नल है उसको ब्रेन तक पहुँचाएगा। तो इस तरीके से जो ये GOL अल्फा है वो फंक्शन करता है। तो मेनली जो पाथवे हमने देखा दैट इज़ द, एक तो कैम पाथवे था, और एक एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे था, और दूसरा था दैट इज़ द IP3, और दैट इज़ अ फॉस्फोलिपेज C जो पाथवे है उनके थ्रू, जो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है इनके थ्रू ये जो GPCR है वो अपना सिग्नल ट्रांसडक्शन शो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द GPCR सिग्नलिंग पाथवेज। थैंक यू।